नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। मिडिल ईस्ट जहां हर दिन नई साजिशें, नए हमले और नई जंग की कहानियां लिखी जा रही है, लेकिन अब हालात सिर्फ तनाव तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पहुंच चुके हैं महायुद्ध के मुहान पर। आसमान में गूंजती मिसाइलें, जमीन पर तबाही के मंजर और हर गुजरते पल के साथ बढ़ता युद्ध का दायरा। यह सिर्फ एक जंग नहीं, ये वो आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। एक तरफ है ईरान और दूसरी तरफ है इजराइल, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है, तो वही रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। यानी दुनिया की बड़ी ताकतें अब इस जंग के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। लगातार एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक और एक दूसरे पर सीधा हमला। अब ये जंग प्रॉक्सी वॉर से निकलकर सीधे टकराव में बदलती नजर आ रही है। कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट, कई देशों में ईंधन संकट का खतरा मंडरा रहा है। भारत, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करता है, उसके लिए ये जंग बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकती है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्या ये जंग यही थम जाएगी या फिर ये बढ़ते बढ़ते तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले लेगी? और क्या वो ट्रिगर क्या है जो दुनिया को बड़े युद्ध में धकेल सकता है? ये तमाम वो सवाल है जिसको लेकर लोग भी परेशान हैं, हैरान हैं। क्योंकि 22वां दिन है और आज भी मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। और इस बीच जो मिडिल ईस्ट से तस्वीरें सामने आ रही है, वो भयावह तस्वीरें हैं जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ईरान धधक रहा है, हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और इस बीच महायुद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान, अमेरिका, इजराइल में 22 दिन से लगातार जंग जारी है। नाटो ने इराक से अपने सैनिक वापस बुला लिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, एनएमआई के सैकड़ों सैनिक यूरोप में स्थानांतरित किए। ब्रिटिश, फ्रेंच, इटालियन बेस प्रभावित होने पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। नाटो कमांडर जनरल एलेक्सिस ग्रीनकेरिच का ये बड़ा स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा प्राथमिकता, मिशन अस्थायी रूप से समाप्त। बड़ी खबर इस वक्त की, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर। और इस बीच अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। डिएगो गार्सिया सैन्य बेस पर कई मिसाइलें दागी है। बड़ी खबर इस वक्त की, महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वही युद्ध के दौरान ईरान का सबसे लंबी दूरी का ये हमला अब तक का माना जा रहा है। अमेरिकी बेस पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कर्नल संजीव मलिक, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मनन द्विवेदी, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मनन जी आपका और संजीव मलिक जी आपका। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनन जी आपसे, चूंकि विदेश मामलों के आप जानकार हैं, जिस तरह से महायुद्ध की तस्वीरें आ रही है, मिडिल ईस्ट में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, क्या लगता है ये युद्ध किस दिशा में जा रही है और आखिर कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, ऐसे फोरकास्ट कर पाना या पूर्वानुमान लगाना तो संभव नहीं है मेरे लिए। फिर भी मैं कहूंगा कि जो आपने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया, वो है ट्रिगर। तो उसमें उसका कहने का मतलब है कि ये ट्रिगर क्या हो सकता है कि ये रीजनल युद्ध, खाड़ी युद्ध एक तरीके से पूर्ण रूप से विश्व युद्ध या महायुद्ध में बदल जाए। तो मुझे लगता है कि जब नेटो की ट्रूप जो आ भी सकती है, मैं आपको बताऊंगा आगे उसके बारे में, मिडिल ईस्ट में आ भी सकती हैं, अमेरिकन ट्रूप्स, अमेरिकन जीआईज या इजराइल ने तो ये शुरू कर ही दिया है। जब बूट्स ऑन ग्राउंड्स की नौबत अगर आती है अगले 2, 3, 4 दिनों में या उससे भी पहले अगर आती है, तो हम ये देख सकते हैं कि तब मुझे नहीं लगता कि बाकी के जो राष्ट्र हैं वो चुपचाप बैठेंगे या शांत बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ईरान भी अब अपना जो परिधि है, जो दायरा है युद्ध का, वो बढ़ा रहा है। डिएगो गार्सिया पे उसने अटैक कर दिया है। तो एक तरीके से हम ये देखें
तो ये एक तरीके से नेटो का आर्टिकल 4 एक होता है, एक नियमन होता है, उसके चलते कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसमें अगर नेटो मेंबर स्टेट में किसी एक मेंबर स्टेट के ऊपर आक्रमण किया जाए या उसकी हानि की जाए, तो बाकी जो नेटो के कंट्रीज हैं, जो राष्ट्र हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है और अपने आप ये ट्रिगर की तरह काम करेगा कि वो लोग भी युद्ध में अपने मेंबर स्टेट को बचाने के लिए आगे आए। तो डिएगो गार्सिया अल राफसान का जो बात चली, वहां पर भी रिफाइनरी पे अटैक किया है। तो मुझे लगता है अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आ जाएंगे तब ये चीजें हमारे नेशनल लीडर्स के, इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स के हाथ से ये युद्ध और परिस्थितियां निकल जाएंगी, मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन अब देखिए सवाल ये है कि क्या ये युद्ध अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है? देखिए, युद्ध में ऐसा होता है कि मैं तो, हमारे कर्नल साहब ज्यादा बताएंगे, मैं तो किताबें पढ़ के ही बता रहा हूँ, पर फिर भी ये है कि एवरीथिंग इज लव एंड वॉर। जब युद्ध होता है तो आप ये नहीं देख सकते कि आप कमर के नीचे पंच नहीं मारेंगे, आप ये नहीं कह सकते कि 5 बजे बाद अटैक नहीं होगा। महाभारत की तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में अगर हम सनातनी वॉर की हिस्ट्री को देखें, 10 से 5 मतलब 6 से 5 ही युद्ध होता था, सूर्योदय और शाम के वक्त। तो ऐसा कोई नियम, कोई भी नियम, कायदा, कानून, सब किताबी बातें होती हैं और ये चीज हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि बाकी के जो राष्ट्र हैं वो अगर इसमें शामिल नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है। पर जैसा कि मुस्तफा खुमैनी ने भी डिक्लेयर किया है और ये उन्होंने नवरोज के दिन डिक्लेयर किया है कि सीज फायर हम लोग नहीं करेंगे, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग अंत तक लड़ेंगे। और उन्होंने बात की है नेटवर्क ऑफ नेबरहुड कंट्रीज की। पहली बार ईरान ने पब्लिकली ये बात की है कि अगर टर्की और बाकी के जो राष्ट्र हैं जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर हैं, तो उन लोगों के बीच उन्होंने ये कहा है खुमैनी साहब ने कि ये नेटवर्किंग हो रही है और अगर वो लोग चाहेंगे तो वो लोग भी हमारी मदद को आएंगे। तो ये नवरोज के दिन ये बात की गई है, जबकि हम देखते हैं कि नवरोज तो एक बड़ा ही स्पिरिचुअल और डिवाइन डे है, उस दिन युद्ध की बात नहीं की जाती। और अगर सीज फायर भी होता है, सीज फायर भी किया जाता है ऐसे दिनों पे, रमजान के दिनों में, जैसा कि गाजा स्ट्रिप में भी देखा गया। पर मैं ये कहूंगा कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिक्लेयर किया है, जबकि उनके अनप्रेडिक्टेबल नेचर के बारे में हम सब लोग जानते हैं, कि कोई भी सीज फायर या कोई भी आर्मिस्टाइज ये अमेरिका टॉलरेट नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ट्रंप की अगर प्रेजेंट स्टेटमेंट पे जाएं तो यही लगता है विदेश नीति के, अमेरिकी विदेश नीति के तहत, कि ट्रंप भी युद्ध करने को तैयार हैं, आगे चलाने को तैयार हैं। पर मुस्तफा खुमैनी ने जिस तरीके से बात की है, उससे लगता है कि कहीं टर्की, रशिया और बाकी के कंट्रीज भी कोएलिशन ऑफ विलिंग के अगेंस्ट कहीं अपने आप को इस वॉर में ना इन्वॉल्व करें। और अंतिम बात मैं ये कहूंगा कि ऑयल की राजनीति अब राजनीति नहीं रह गई है, ये एक बड़ा ही सामरिक और अर्थव्यवस्था रूपक क्राइसिस विश्व के आगे उभर कर आया है। और हम लोगों ने, भारत ने भी बहुत बड़े लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन किया है अपनी एनर्जी सप्लाईज में, और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। तो वहां के शहबाज शरीफ पिछले 1 सप्ताह से इमरजेंसी मेजर्स लगा रहे हैं, और जो असली क्राइसिस है वो भारत में नहीं है, वो पाकिस्तान में है। तो मुझे लगता है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए, इसको हम कहते हैं मानव सुरक्षा के लिए, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कन्वीनियंस ऑफ लाइफ को बरकरार रखने के लिए भी भारत को भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एफर्ट करना पड़ेगा। और किसी तरीके से ये एस्केलेशन, जो अब ये एस्केलेशन होगा, युद्ध तो है ही, पर ये वैश्विक युद्ध में एस्केलेट नहीं होगा। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और जयशंकर साहब को कवायद करनी चाहिए, किसी नोबेल प्राइज के लिए नहीं, पर विश्व शांति और विश्व स्टेबिलिटी और आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए। हाँ। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा। चलिए ठीक है अमरन जी, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा देते हैं। इजरायली हमलों पर ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारे पर्यटन स्थलों पर अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। पर्यटन स्थलों पर हमले का बदला लेंगे, ईरान की तरफ से ये कहा गया है, हम भी उनके पर्यटन स्थल पर अटैक करेंगे।
बड़ी खबर इस वक्त की महायुद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में लगातार आज 22वां दिन है और वहां से जंग की तस्वीरें सामने आ रही है। लगातार हाहाकार मचा हुआ है, तबाही की मंजरें सामने आ रही है और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ईरान की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। इजरायली हमलों पर ईरान ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है, बड़ा बयान दिया है और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि हमारे पर्यटन स्थलों पर अटैक हुआ है और हम भी बदला लेंगे, हम भी उनके पर्यटन स्थलों पर अटैक करेंगे। और वापस इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने पूरे क्षेत्र पर युद्ध थोपा। बड़ी खबर इस वक्त की, मुस्तफा खामेनेई की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। क्षेत्र में यूएस के रहते शांति आएगी ही नहीं। बड़ी खबर इस वक्त की, मुस्तफा खामेनेई की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम भी मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे थे। बड़ी खबर, मुस्तफा खामेनेई की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार कई दावे किए जा रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, इस बीच मुस्तफा खामेनेई ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम भी मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं, हम परमाणु बम नहीं बना रहे थे। और वापस चलेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुख करेंगे डिबेट की तरफ। हमारे साथ संजीव मलिक जी जुड़े हुए हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट है। संजीव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये युद्ध किस दिशा में जा रही है। और अभी आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुस्तफा खामेनेई ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन यूएस के रहते ये संभव नहीं है। नैना जी, देखिए, पहली बात तो ये बयान किस सोर्स से आया, कितना रिलायबल सोर्स है। एक ट्विटर हैंडल से मात्र जो उसको भी, हाँ, हो सकता है कि उनके अपने जो लोग हैं वो उसको हैंडल कर रहे हो, तो ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुस्तफा खामेनेई की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठे हुए हैं। अभी जब तक कुछ क्रेडिट नहीं आती तो इस बात पर मोहर लगाना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी। दूसरी बात है कि युद्ध की दिशा, देखिए, युद्ध की दिशा जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ता है ना, उसमें बहुत सारे डायनेमिक्स इन्वॉल्व होते रहते हैं। सिचुएशन बदलती रहती है, एक्शन रिएक्शन भी बदलते हैं और उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रेडिक्शन की जाती है। एग्जैक्टली किसी भी युद्ध का या ऑपरेशन का आउटकम बताना ये मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होती है और ना ही कोई इसको प्रेडिक्ट कर सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से ईरान ये कोई भी संदेश या कोई भी सिग्नल ये नहीं जनरेट करना चाहेगा कि वो कमजोर पक्ष पर है, क्योंकि वो देखिए डियागो गार्सिया तक उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल को दागा है। हालांकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, एक वो नष्ट कर दिया गया, सुना है एक मिसाइल अपने आप ही मेल फंक्शनिंग के कारण नष्ट हो गई। लेकिन ये दिखाता है इसका रिजॉल्व कि वो ईरान, ये अमेरिका या फिर इजराइल के खिलाफ वो कहीं तक भी लड़ने के तैयार है। देखिए, इसका रीजन ये है, ये ईरान को भी मालूम है कि एक न एक दिन वो आएगा जब बैठ के टेबल पे बात करनी ही होगी। तो ईरान उस टेबल के उस बात के दौर तक, उस फेज तक अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है कि मैं बराबरी पर बात करूं। क्योंकि अगर ईरान पहले ही सब्ज्यू हो गया और ईरान के ऊपर एक तरह से ईरान प्रेशर में आ गया या फिर ईरान अपने एक्सेप्ट कर लिया कि यस नाउ मैं तैयार हूं करने के लिए, तो ये ईरान की ही एक तरह से हार मानी जाएगी ऑपरेशन के अंदर। देखिए, मिलिट्री के जो लोग हैं उनको इस बात का मालूम है कि देखिए, मिलिट्री का जो ऑपरेशन होता है वो लार्जर इश्यूज को सेटल करने का, लार्जर किसी भी देश के लार्जर ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने का एक माध्यम होता है। इससे मिलिट्री इशू से आप किसी देश की समस्या को कभी या वहां की इश्यूज को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर पाए हो। तो क्या होता है कि जब ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते हैं उनसे आप सामने वाले दुश्मन देश को लिक्विडेट करते हैं, उसको सॉफ्टन करते हैं, जिससे कि वो टॉकिंग टेबल पर आए और हमारे टर्म्स पर वो बात कर पाए। लेकिन यहीं पर आता है कि मैं जो आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ईरान ये नहीं देना चाहता कि जिस दिन मैं बात करने बैठूं या मेरे नुमाइंदे बात करने बैठे, हम लोग एक तरह से देखा जाए कि एक तरह से लोअर लेवल पे बात करें, हम बराबर की लेवल पे बात करें। यही कारण है कि वो पूरे अरब कंट्रीज पे भी अटैक कर रहा है। कारण ये है कि वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज में शामिल हो जाए। जैसे कि आपने कहा कि एक वैश्विक युद्ध ये नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है कि पूरे अरब कंट्रीज पर 19 के करीब उनके पास एयर जो बेसिस है अमेरिका के, तो उनमें से 12 जो बेसिस है वो मेन है जिन पर भी ज्यादातर अटैक हुए हैं। और जो एनर्जी क्राइसिस है, ये एनर्जी क्राइसिस मेनली एशिया यानी ईस्ट एशिया को स्पेसिफिक करके हो रहा है। जैसे भारत की वहां पर एलएनजी और दूसरी गैस पर, इवन कुकिंग गैस पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। इस चीज को लेकर हमें थोड़ा सा चिंतित होना पड़ रहा है और यही बात समझता है ईरान के। देखिए, जैसे जैसे आप एनर्जी क्राइसिस को बढ़ाओगे वैसे वैसे अमेरिका पर बाकी देशों का प्रभाव आएगा और वो उन पर प्रेशर डालेंगे कि आप इस बात को जल्दी रिजॉल्व कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर जब आ जाता हूँ तो मैं भी ये सोचने का मजबूर हो जाता हूँ, क्या ईरान और इजराइल
के बीच में जो चल रहा है ये इजराइल के एक अस्तित्व की लड़ाई है और अमेरिका इसमें शामिल हुआ है अपने एनर्जी हितों को देखते हुए, क्योंकि ईरान एकमात्र ऐसा कंट्री था इस पूरे खित्ते का कि जो अमेरिका को उसकी एनर्जी कंडीशंस पर उससे डायलॉग नहीं कर रहा था, ना ही उसकी बातें मान रहा था। और आज चूंकि ईरान को सपोर्ट मिल रहा है पूरा का पूरा चाइना से और रशिया से, ये डायरेक्ट सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल है, आपका पूरी इंटेलिजेंस का है और इवन हार्डवेयर और मिसाइल्स का भी चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है।